पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। ऐसा मैं कह रहा हूँ। खैर ऐसा ये वाक्य नहीं है, लेकिन आज ये स्पोर्ट्स डे है। इस स्पोर्ट्स डे में इस वाक्य को आप लोग सुधार कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी गहराई छुपी हुई है, बहुत सारे इसके अर्थ छुपे हुए हैं। और क्योंकि स्पोर्ट्स दिवस है आज 29 अगस्त, इसमें मैं स्वागत करता हूं हमारे दोस्त, हमारे जानकार, हमारे बहुत बड़े अतिथि वीरेंद्र भाई का और कमल भाई का अपने स्टूडियो पे। आप सभी दर्शकों का एक बार स्वागत है। इन सभी लोगों के साथ स्वागत है कमल भाई और वीरेंद्र भाई। तो सबसे पहले आपको धन्यवाद और आपके दर्शकों को बहुत सारा खेल दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और नमस्कार। मेरी तरफ से भी सभी दोस्तों को खेल दिवस की शुभकामनाएं। आज 29 अगस्त है। 29 अगस्त को हम सभी लोग, भारतीय लोग खासकर, नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। और ये किस उपलक्ष्य पे है, ये हम अपने दोस्तों से, अपने जो अतिथि है, इन सभी लोगों से बहुत सारी कहानियां हैं, उसमें हम लोग जानेंगे। ये चर्चा हमारी चलती रहेगी। आप सभी लोग जुड़ जाइए। आप लोग जो भी इस खेल दिवस के अवसर पर हम लोग को देख रहे हैं, आगे बहुत कुछ मिलने वाला है। बहुत सारी कहानियां आपको देखने को मिलेगी। कुछ लाइनें हैं, दिस इज नॉट ए हॉकी गेम, दिस इज मैजिक एंड मैजिशियन इज मेजर ध्यानचंद। ये वाक्य का है, अमेरिका द्वारा छापा गया था। यह एक लाइन है। इसकी कहानी हम लोग सुनेंगे, कैसे किस तरह जादूगर बने, हॉकी के जादूगर बने मेजर ध्यानचंद। तो मैं शुरू करता हूं इन कहानियों के कड़ी में। इस स्पोर्ट दिवस के अवसर पर क्या इसकी विशेषताएं हैं, कैसे ये स्पोर्ट दिवस बना और 29 अगस्त को क्यों मनाया जाता है, तो थोड़ा थोड़ा मैं सबसे पहले वीरू भाई से चर्चा करूंगा। वीरू भाई खैर बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी है, तो उनसे मैं बाद में बहुत लंबी लंबी कहानियां सुनूंगा। थोड़ा सा मैं कमल भाई से आग्रह करूंगा, थोड़ा सा बताएं कि स्पोर्ट्स दिवस क्यों मनाया जाता है, किस महानुभाव के जन्मदिन पर मनाया जाता है, कैसे आया ये स्पोर्ट्स दिवस। जैसा कि आप जानते हैं कि आज स्पोर्ट्स डे है और हमारे महान हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद, जिनका जन्म आज ही के दिन 29 अगस्त 1905 में हुआ। कहते हैं कि वीरों की धरती है और ऐसे भारत भूमि है कि मतलब समय पर ऐसे वीरों का जन्म हुआ है कि वो कोई ना कोई छाप छोड़ के जाते हैं। तो 1905 में हमारे आज ही के दिन मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर का जन्म हुआ था। मैं एक बार बता देना चाहता हूँ, 1905 का वो दौर था जब भारत में स्थिति थोड़ा बेहतर नहीं थी। बंगाल विभाजन का दौर चल रहा था, बहुत सारी अस्थिरता थी और हमारा भारत देश स्वतंत्रता के लिए आंदोलनकारी बन के और स्वतंत्र कराने के लिए उस कड़ी में था, उस मार्ग पर था। तो उस समय जन्म होता है मेजर ध्यानचंद जी का। ये मेजर बनने की कहानी भी हम लोग आगे जानेंगे। तो वीरू भाई, आपसे मैं थोड़ा जानना चाहता हूं कि आप इस खेल दिवस के अवसर पर क्या जानते हैं, हमारे सभी दर्शकों को आप उससे। देखो, मैं अगर खेल दिवस के बारे में बताना चाहूँ तो जैसे आज 29 अगस्त है और इस दिन मेजर ध्यानचंद की उनकी खेल की प्रेरणा के स्रोत के रूप में ऐसे मनाया जाता है। आज उनका जन्म हुआ था 29 अगस्त को। अब जैसे अपन स्पोर्ट डे के बारे में बात करें, चूंकि उस समय इतना महत्व नहीं दिया जाता था खेलों को। जैसे 1928, 32 और 36 में 3 बार उनके नेतृत्व में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था हॉकी के क्षेत्र में। अब उसके बाद फिर लोगों में हॉकी के प्रति जो क्या बोलते हैं एक रुचि बढ़ती है, वो रुचि बढ़ती गई और आगे चल के लगातार लगभग 7-8 बार हमने गोल्ड मेडल जीता उसी ओलंपिक में। मैं अभी आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि अभी मुझे आपसे बहुत सारी कहानियां सुननी है, बहुत सारी जानकारियां लेनी है। तब तक मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि आखिर स्पोर्ट्स और खेल का महत्व हमारे जीवन में क्यों है। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि हर व्यक्ति को मेरी एक निगाह पे और जानकारों की निगाह पर 2 गेम जरूर खेलना चाहिए। एक आपके पास टीम गेम होना चाहिए और एक आपका इंडिविजुअल गेम होना चाहिए। टीम गेम आपको क्या करता है, एक आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करता है। इंडिविजुअल गेम आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल रहता है। इसलिए मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो स्पोर्ट्स से गेम से ज्यादा इंटरेस्टेड है और जो नहीं है, तो वो लोग भी इस चीज को फॉलो करें और 2 गेम को सेलेक्ट करें। तो एक मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछना चाहूंगा वीरू भाई कि आप कौन कौन से गेम खेलते हैं।
जैसे वर्तमान में जो बचपन था उस टाइम तो बहुत खेले थे, बहुत सारे गेम रहते हैं, क्रिकेट ज्यादा खेला है। और अभी की वर्तमान में बात करें तो अभी इतना मौका नहीं मिल पाता है, काम में बिजी रहते हैं, लेकिन सुबह लगभग 1 से 2 घंटे शरीर के लिए जरूर निकालते हैं, उसमें वर्कआउट वगैरह ये कर लेते हैं। तो मैं मानता हूँ कि वो एक गेम की तरह ही है ना। और इससे क्या हमारी हेल्थ को फायदा होता है, तो ये जरूरी रहता है, चाहे आप किसी भी एज के हो तो एक खेल से जुड़ाव होना चाहिए। ये तो हेल्थ वाला हो गया। एक मेंटली हमें जो स्ट्रांग बनाता है उसके लिए भी हमें किसी न किसी खेल से जुड़ाव रखना चाहिए। जैसे अभी बहुत सारे खेल हो रहे हैं तो उनको देखना, अगर थोड़ी बहुत अगर जैसे भी टाइम मिलता है तो कभी कभी हम क्रिकेट वगैरह देख लेते हैं। और भी गेम्स हैं जैसे ओलंपिक्स है तो उसमें भी रुचि दिखाते हैं और देखते हैं। अब मैं रुक करता हूँ कमल भाई की तरफ से। कमल भाई थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि मैं जैसा कि जानता हूँ उनको रिकॉर्ड्स का, खेल के कई कई खेल का उनको काफी जानकारी रहता है, वो चाहे क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, फुटबॉल हो, बहुत सारे खेल को जानते हैं, काफी जानकार माने जाते हैं खेल के, क्योंकि वो लगातार एनालिसिस करते हैं। तो कैसे कर पाते हैं और क्यों उनका ऐसे इंटरेस्ट है इन खेलों पे, कैसे इस खेल के प्रति उनका ऐसे इंटरेस्ट बढ़ा, ये मैं बचपन से जानना चाहता हूं उनसे कि क्यों इतना वो मतलब इंटरेस्ट लेते हैं। पहले तो मैं बता दूं कि मेरे खेलों का जो जानकारी या कहें रुचि या कहें कि खेलों के प्रति इतना जुड़ाव, तो 2003 का मैं वर्ल्ड कप नहीं भूला हूं आज तक। वो वर्ल्ड कप मेरी आंखों के मतलब लगता है कि वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर और रिकी पोंटिंग और ब्रेटली मैकग्राथ की बॉलिंग चल रही है और वीरेंद्र सहवाग उस पर चौके मारते चले जा रहे हैं, तो वो नजारे आज तक मेरे दिमाग में कौंध रहे हैं कि काश उस दिन हम वो वर्ल्ड कप जीत जाते तो एक अलग सी खुशी होती कि मैं पहली बार मैच देख रहा हूँ और पहली बार इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता। 2003 से ये सफर शुरू होता है। मैंने सुना है, मैंने रिसर्च किया है कि आपके पास एक स्क्रैप बुक हुआ करती थी जिसमें कई खिलाड़ियों की तस्वीरें लगी होती हैं। मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि स्क्रैप बुक होती क्या है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि स्क्रैप बुक होती है, उसको कैसे बनाया जाता है और उसमें क्या कंटेंट डाला जाता है। स्क्रैप बुक मतलब एक कहें कि अपने जिस खेल में इंटरेस्ट होता है तो उस पर्टिकुलर गेम के मतलब क्या होता है कि हम लोग रिकॉर्ड डाटा इकट्ठा करते हैं कि मतलब कभी भी अगर जरूरत हो तो देख सके कि हमारे पास इतना डाटा है, इतना कलेक्शन है। तो मेरे पास 2 स्क्रैप बुक थी, मतलब अगर कहें तो लास्ट टाइम तक मेरे पास 4 स्क्रैप बुक हो चुकी थी, लेकिन 2 स्क्रैप बुक स्पेशली मैं कह सकता हूँ कि मैं वीरेंद्र सहवाग का बहुत बड़ा फैन था, तो मेरे पास वीरेंद्र सहवाग की एक स्क्रैप बुक थी और एक सचिन तेंदुलकर की, और फिर 2 ऐसी स्क्रैप बुक थी कि मतलब उसमें पूरे खिलाड़ियों के फोटो और डाटा रिकॉर्ड थे उनके। तो मेरी स्क्रैप बुक शायद अभी एक मेरे पास है लेकिन यहाँ पर नहीं मौजूद है, उसको मैं इतना संभाल के रखा हूँ अगर उसको चूहे या दीमक ना काट गई हो तो ये तो रही अपनी पर्सनल चॉइस की, पर्सनल इंटरेस्ट की कहानियां। उसके बाद हम लोग आते हैं, क्योंकि आज हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है, तो उनकी कहानियां हम लोग सुनेंगे। आखिर किस तरह उनकी कहानियां हमको प्रेरित करती है, हमको उनकी तरह बनने के लिए प्रेरित करती हैं। तो मैं कुछ कहानियां जानना चाहता हूं, तो कमल भाई से मैं जानना चाहूंगा कि कुछ हमने कहानियां सुनी है कि आखिर मेजर ध्यानचंद जी मेजर तो पहले थे नहीं, तो शुरू में क्या थे और कैसे थे, कैसे वो मेजर बने, इनकी कहानी थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ। जैसा कि मतलब आप जानते हैं कि उस समय हमारे ब्रिटिश हुकूमत चल रही थी हमारे देश में, तो मतलब एक आदमी का जो आम आदमी है तो उसका सपना रहता था कि ब्रिटिश रेजिमेंट में या किसी में नौकरी मिल जाए तो अपना जीवन आराम से कट जाएगा। तो उनके पिताजी मतलब ब्रिटिश रेजिमेंट में या कहें ब्रिटिश उसमें गवर्नमेंट में मतलब वो नौकरी करते थे। तो इन्होंने अपने पिताजी का देखा देखी, इन्होंने भी 17 साल की उम्र में 1922 में नौकरी ज्वाइन कर ली ब्रिटिश आर्मी की। और फिर मतलब जब इनको ब्रिटिश आर्मी की नौकरी ज्वाइन कर ली तो यहाँ पर उनको मतलब क्या हॉकी खेलने का मौका मिल गया। तो इन्होंने पहले हॉकी मतलब इनका इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर इनको मतलब लगा कि इसमें मेरा करियर हो सकता है, तो उस करियर को इन्होंने चालू किया। अच्छा, आर्मी से लेके हॉकी का सफर, हॉकी में गोल्ड मेडल दिलाते हैं। गोल्ड मेडल के भी किस्से हम सुनेंगे कि कैसे 3 गोल्ड लाए, कौन कौन से ओलंपिक्स में लाए और उनमें क्या क्या कहानियां हैं। तब तक मैं वीरू भाई से कुछ
मुस्कुरा रहे हैं वीरू भाई, मुझे लगता है उनके जहन में कोई कहानी, कोई किस्सा, कोई रोचक वाकया याद आ रहा है। क्या आपके दिमाग में चल रहा है, थोड़ा सा बताएं वीरू भाई। अगर मैं खेल के बारे में बताऊं तो कुछ ज्यादा वैसी कहानी मुझे ज्यादा याद नहीं है, लेकिन मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि जैसे सरकार के द्वारा खेलों के लिए जो बढ़ावा दिया जा रहा है और उसको हेल्थ से जोड़ के रखा जा रहा है, तो वो एक बहुत ही फायदेमंद चीज है। जैसे अगर आप देख सकते हैं तो जो स्कूल रहते हैं, क्लास और जो कॉलेज वगैरह रहते हैं, उसमें अब स्पोर्ट स्पोर्ट टीचर रखा जाता है और उसके लिए अलग से प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दिया है। तो ये बहुत ही एक अच्छा अवसर है कि शुरू से बच्चों में मेंटली और जो शारीरिक हेल्थ है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। तो उससे क्या होगा कि खेल के प्रति रुचि जागृत होगी बच्चों में और वो अच्छे तरीके से अपना बौद्धिक विकास कर सकती है। वहीं पर रोजगार के क्षेत्र में भी देख सकते हैं कि निजी रूप में बहुत सारी, अगर आप जैसे क्रिकेट की बात करें या हॉकी की बात करें या फिर बहुत सारे जो बैडमिंटन स्किल्स वगैरह रहती है, उनकी निजी संस्थाएं भी हो गई हैं, निजी टीम खरीद के, तो यहाँ पर भी रोजगार के अवसर बनते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा सरकार एक तो स्कूलों में जो प्रयास कर रही है, और फिर आप देख सकते हैं कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और संभाग स्तर पर टीमें बनाई जाती हैं और वहां पर प्रोत्साहन राशि और ये सारी चीजें की जा रही हैं। निश्चित और रूप मैं से बताना चाहूंगा थोड़ा सा कि जैसे सरकार स्वास्थ्य और स्पोर्ट के बारे में काम कर रही है, तो स्पोर्ट के लिए वो पुरस्कार भी दे रहे हैं, जिससे क्या बच्चे और उत्साहित होकर अपना जो रुचि है उसको जागृत कर सके। तो कुल मिला के सरकार द्वारा भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। आजकल आप लोगों को पता होगा, जिस तरह 11th-12th क्लास में हम लोग हिंदी, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट लेते हैं, इसी तरह फिजिकल एजुकेशन भी एक सब्जेक्ट आ चुका है। तो जिन लोगों को इंटरेस्ट होता है तो वो करते हैं। मैं कमल भाई से थोड़ा सा इस बारे में एक राय लेना चाहता हूँ। जैसे वीरू भाई ने बताया, तो जो सरकार कर रही है कितना कारगर साबित हो पा रही है, कितना प्रयास करने से अभी तक फायदे हुए हैं जो दिख रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, थोड़ा बहुत मुझे बताएं। सरकार जितना प्रयास कर रही है तो मैं कह सकता हूं कि बहुत सराहनीय कदम है, लेकिन एक जो लोकल लेवल पर पहुंचना चाहिए। जैसे मैं कह सकता हूं कि जो रेजिडेंशियल स्कूल है, जो केंद्रीय विद्यालय है या फिर नवोदय विद्यालय है, तो यहाँ पर स्पोर्ट्स का माहौल है, लेकिन जो एक ब्लॉक लेवल पर है या जो कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रन स्कूल हैं, तो उन पर अभी एक कह सकते हैं कि ब्लॉक लेवल पर तो उतना है, लेकिन जो छोटे छोटे गांवों में स्कूल है वहां पर स्पोर्ट्स का उतना अभी जितना होना चाहिए उतना नहीं है। क्योंकि अगर आप खिलाड़ी तलाशेंगे तो जो गांवों के खिलाड़ी आते हैं और वो काम करके दिखाते हैं, तो अब मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि शहर के लोगों में वो नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, लेकिन गांवों में जो कैपेसिटी है उसका भी आप अगर सही से यूज करना चाहते हैं तो फिर आपको जाना पड़ेगा। कुछ काम हो चुका है, कुछ बाकी है, कुछ अभी करने की जरूरत है, कुछ और आगे बढ़ने की जरूरत है। इस तरह अब फिर से हम लोग आते हैं, जिस तरह हम लोगों ने शुरू किया था मेजर ध्यानचंद की कहानी, उसमें कहानी के बारे में और आएंगे, क्योंकि मैंने कमल सर ने एनालिसिस और रिसर्च करके आए हैं, मैं सुना हूँ कि मेजर ध्यानचंद के बारे में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कमल सर, इसके पीछे क्या कहानी है, कि क्या ध्यानचंद उनका असली नाम है या असली नाम नहीं है, कैसे उनका नाम ये हुआ, इसके पीछे क्या कहानी है? जैसा कि आप जानते हैं कि मेजर ध्यानचंद, तो उनका ध्यानचंद असली नाम नहीं है। उनके 3 भाई थे, तो उनका नाम था ध्यान सिंह और उनके एक भाई रूप सिंह, जो वो भी यहाँ के खिलाड़ी थे, और एक भाई का नाम था श्याम सिंह। तो इन्होंने जब नौकरी ज्वाइन की 17 साल की उम्र में, तो इन्होंने जब रात होती थी तो उस समय स्ट्रीट लाइट का या प्रकाश की व्यवस्था कह सकते हैं कि नहीं थी, तो वो चांदनी रात का इंतजार करते थे। और मान लीजिए कि जैसे क्या है कि पूर्णिमा, अमावस्या और जैसे जैसे एक पक्ष बीतता जाता है तो उतना ही लेट चांद निकलता है, उसका इंतजार करते थे। तो जब ये उस प्रैक्टिस करते थे, तो जब इनके रेजिमेंट में पता चला कि ये बच्चा रात में प्रैक्टिस करता है, तो उसकी वजह से इनका नाम चांदनी रात में प्रैक्टिस करने के कारण इनका नाम ध्यानचंद पड़ गया। चंद्रमा चांद से चंद हो गया। तो इस तरह कहानी थी मेजर ध्यानचंद की,
कुछ वीरू भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वाकया याद आ रहा है, ऐसा लग रहा है हिटलर का। हिटलर की और ध्यानचंद की कुछ कहानी आपको अगर जहन में आती हो तो बताइए। बहुत ही फेमस वो कहानी थी कुछ। हिटलर और मेजर ध्यानचंद के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि जो मुझे याद है आप और कमल भाई उस ओलंपिक में शायद गए थे, तो हिटलर से आप लोग भी मिले होंगे और वो कहानी आप लोग मुझे जरूर बताइए। नहीं, एक्चुअली उस टाइम की मतलब केवल कहानी पता है, उस समय तो हम नहीं थे, आप लोग समझ सकते हैं। हाँ, लेकिन ये जो मतलब मैंने पढ़ा है और जाना है कि 1936 का जो क्या बोलते हैं जर्मनी की राजधानी जो बर्लिन है, वहां पे जो ओलंपिक चल रहे थे, तो वहां पे मेजर ध्यानचंद गए थे और उस समय हमारी टीम फाइनल में पहुंच गई थी। तो फाइनल में जब पहुंची थी तो उस समय हिटलर भी आए थे उस मैच को देखने के लिए, और हमारी टीम बहुत अच्छा मतलब खेली और उस मैच को 8-1 से जीती थी, जहां तक मुझे याद है। तो उस समय हिटलर क्या हो गए, अपनी कुर्सी छोड़कर और पवेलियन से बाहर जा चुके थे, क्योंकि उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मतलब मेरी टीम मेरी आंखों के आगे कैसे हार सकती है, जब उस समय हमारी टीम जीती थी और गोल्ड मेडल अर्जित किया था। तो फिर जो हिटलर थे वहां के जो उस समय के जो भी हो गए, तो उन्होंने क्या है मेजर ध्यानचंद को बुलाया था पर्सनली और उनसे मुलाकात की और उनसे बात की कि भाई तुम मतलब इतना अच्छा कैसे खेल सकते हो। तो उन्होंने बताया कि भाई मतलब अपना मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ उस हिसाब से है मैं खेल पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अब जब तुम्हारा देश एक दूसरे उसके अंदर में है तो क्यों ना तुम हमारे देश में आके खेल लो। तो उन्होंने बोला कि मैं जिस जमीन पे जन्मा हूँ मैं उसी के लिए अर्पित हूँ, इस कारण उन्होंने इस समय मना कर दिया। बहुत सारी चीजें उन्होंने उनको देना चाहिए हिटलर ने, लेकिन उन्होंने सब चीजों को मना कर दिया। तो एक नॉर्मल छोटी सी कहानी थी हिटलर और उसके जो माननीय जो मेजर ध्यानचंद थे उनकी मुलाकात की। कमल साहब से मैं पूछना चाहूंगा कि वो जो सिचुएशन थी हिटलर सामने ध्यानचंद जी, कैसे वो मना कर पाए होंगे, कैसा महसूस आप कर रहे होंगे, कितना आप कर पाते क्या? आप ये सोचिए कि मतलब एक इंटरव्यूअर आपके सामने बैठा है और इंटरव्यू देने वाले कैंडिडेट की क्या हालत होती है कि जब तक वो कुर्सी में बैठ नहीं जाता है और ये नहीं कह देते कि हाँ चलिए आपका इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो उस कंडीशन में मतलब मेजर ध्यानचंद और हिटलर जो कि दोनों आमने सामने बैठे हैं एक ही डाइनिंग टेबल पर, ये सिचुएशन थी मैं कह सकता हूँ कि मेजर ध्यानचंद की। तो फिलहाल मैं बता देना चाहता हूँ मेजर ध्यानचंद जी की कहानी में 1928 में पहला गोल्ड आया, उसके बाद 1932 और 1936 तीन ओलंपिक्स में लगातार गोल्ड मेडल ध्यानचंद के नेतृत्व में आया। उसके बाद लगातार भारतीय टीम ने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। हाँ, 64 तक। हालांकि वो उनकी कहानी एक थोड़ा सा मैं दुखी हूँ, थोड़ा सा भावुक भी हूँ कि उनके लास्ट टाइम थोड़ा सा कहते हैं अच्छा गुजरा नहीं था। उसकी कहानी क्या है? मतलब ये था कि उस समय क्या था कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि सेना में इतना मतलब वेतन नहीं था या पेंशन नहीं थी कि देश भी हमारा आजाद हुआ नहीं था। आजाद मतलब आप 1991 में तो उन्होंने सेना से रिटायरमेंट, लेकिन 1979 में जब उनकी मृत्यु हुई अपने ये एम्स हॉस्पिटल के दिल्ली में, तो मतलब इतनी आर्थिक कंडीशन उनकी खराब हो चुकी थी कि उन्होंने अपना सही से इलाज नहीं करवा पाए। मतलब ये कह सकते हैं कि हमारे देश की सरकार की थोड़ी सी ये गलती कह सकते हैं कि उस समय मतलब आप इतने महान खिलाड़ी और जो सेना में अपनी सर्विस दे चुका है उसके लिए हम कुछ नहीं कर पाए। तो ये थोड़ी सी यहाँ पर एक सीख लेने वाली बात हम सभी लोगों को है, जो नॉर्मल इंसान है, कि उनकी मौत हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कैंसर से हुई थी। वो खिलाड़ी जो पूरे जीवन आर्मी मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड, फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड और हमेशा हॉकी खेलते रहे, हमेशा स्पोर्ट्स से जुड़े रहे, उनको भी कैंसर हुआ और अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिला। हालांकि वो बात की बात है, बट थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था कि अगर अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाता। खैर ये रोग ऐसे हैं कि इनको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ अच्छा बेहतर कर सकते थे कि दर्दनाक मौत ना हो। तो ये आप सभी के लिए सीखने वाली बात यह है कि आप लोग समझिए कि वो हमेशा स्पोर्ट्स से जुड़े रहे, हमेशा फिजिकल एक्टिविटीज से जुड़े रहे, फिर भी उनको ये बीमारी हुई। तो
हम लोगों को बीमारियों को दूर करने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए स्पोर्ट्स, योगा, व्यायाम से जुड़ना कितना इम्पोर्टेंट है। फिलहाल ये तो रही मेजर ध्यानचंद की कहानी। अब धीरे से हम आते हैं फिलहाल वर्तमान आधुनिक परिदृश्य में। जिस तरह अभी ओलंपिक हमारे संपन्न हुए हैं, इन ओलंपिक्स के बारे में क्या इन जो स्पोर्ट्स पर्सन थे, स्पोर्ट्स इंडिविजुअल थे, इनके बारे में आप क्या कहेंगे कमल सर? किसी खास व्यक्तित्व के बारे में, किसी खास खिलाड़ी के बारे में जो हमें प्रेरित करता है? देखिए, मैं इस बार मतलब ओलंपिक पर ज्यादा फोकस्ड था। मैं ज्यादातर गेम देखा हूँ, तो मतलब जैसे कि इस बार देखा कि ओलंपिक में हमारे खिलाड़ी ज्यादातर देखा हूँ कि चौथे नंबर पर फिनिश किए हैं। और फिर एक हॉकी में कह सकते हैं कि अच्छा किए, एक मतलब मनु भाकर को लेकर कह सकते हैं कि अच्छा किए। फिर एक हमारे नीरज चोपड़ा हैं जिनसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन कहते हैं कि मतलब हर दिन आपका दिन नहीं होता है। तो उस दिन मतलब जो पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर हैं उनका दिन था, तो लेकिन हमको एक मतलब मेडल मिला। तो ये कह सकते हैं कि आप एक उम्मीद बना के रखिए। और मैं ये कह सकता हूं कि अगर जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे किसी गेम को, तो वो गेम नहीं बढ़ेगा। और ये देखिए, इस बार मतलब हॉकी में सिर्फ टीम गेम में सिर्फ हॉकी में आया है। तो अगर आप जो और फिर एक इंडिविजुअल गेम में जितने भी मेडल आए हैं इंडिविजुअल गेम में आए हैं, तो उन्होंने मतलब अपने स्तर पर एक अकेले स्तर पर काम किया और अपने देश के लिए नाम किया। लेकिन अगर आप टीम गेम को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हर बार यही निराशा होगी। आशाएं तो हम बहुत करेंगे, लेकिन फिर यही रहेगा कि 6 मेडल पर रुक जाएंगे। मैं आपकी तरफ आता हूँ वीरू भाई। आई एम थिंकिंग दैट यू आर थिंकिंग फॉर द T20 वर्ल्ड कप फाइनल, क्योंकि रोहित शर्मा वहां पर कप्तान थे, उन्होंने वर्ल्ड कप को जिताया है। दिस इज द प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया, स्पेशली रोहित फैंस के लिए और इंडियन टीम के फैंस के लिए, जो बहुत सारे उनके पसंदीदा खिलाड़ी, चहेते खिलाड़ी हैं। तो आप इस बारे में इस खेल दिवस के अवसर पर क्या कहेंगे कि कितना बड़ा अचीवमेंट है हमारे देश के लिए? निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि जैसे 2023 में हमारे भारत में वनडे वर्ल्ड कप हुआ था, वो उस समय भारत को एक ऐसी मतलब हार हाथों लगी थी कि उस समय लगातार उन्होंने 10 मैच जीते थे। और 2023 में वर्ल्ड कप जीतने की कगार पर थी भारतीय टीम, और उस समय भी भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा थे। तो उनको पूरे फैंस को एक बहुत बड़ा सदमा लगा। अगर देखा जाए तो उस समय बहुत ही मतलब वो क्षण एक ऐसा था कि शायद पूरे भारतीयों के लिए वो उस समय बुला नहीं पा रहे थे। तो वो एक जो भावना थी रोहित शर्मा के मन में और उनके साथ जो प्लेयर थे, तो वो उस भावना को उन्होंने 2024 में जो वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप हुआ था, वहां पे उसको पूरे करने का प्रयास किया और उसको निश्चित रूप से पूरा भी किया। तो 2024 का जो वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हुआ था, उसमें भारतीय टीम उसी तरीके से खेली जिस तरीके से वो 2023 में खेली थी वनडे वर्ल्ड कप में। और 2024 का जो वर्ल्ड कप था बहुत ही शानदार रहा हमारी टीम के लिए। और सारे जो प्लेयर्स थे वो सभी एकजुट होकर एक खेल भावना के साथ खेले, और उनमें हमेशा प्रत्येक मैच में ये देखा गया एक जो एकता की भावना रहती है, और जो प्लेयर के अंदर एक दूसरे को समझने की और अपने योगदान की जो भावना रहती है, उन्होंने बखूबी सारे प्लेयर्स ने योगदान को निभाया और टीममेट को बनाया। और जिसके कारण जैसे जो प्रशिक्षक हैं खेल, उन्होंने भी अच्छे तरीके से गाइड किया और पूरे संगठन को मजबूत रखा। और उन जो भारतीय फैंस हैं उन्होंने भी पूरी टीम के लिए बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया हर मोमेंट में। जैसे जिस पल जिस दर्शक को जो उम्मीद थी उस उम्मीद को पूरा किया। जैसे अगर 2024 का जो वर्ल्ड कप है उसमें अगर रोहित शर्मा की स्पेशली बात की जाए तो उन्होंने बहुत ही अच्छा नेतृत्व किया पूरी टीम के लिए, और टीम की अगुवाई करना और उस टीम को आगे ले जाना और एक भी मैच को गंवाए बगैर वर्ल्ड कप जीतना वास्तव में बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है। क्योंकि 2023 का जो गम था उनके अंदर, उस चीज को कम से कम उन्होंने अपने ऊपर से जो एक मतलब बहुत सारे भारतीयों का एक उन पर प्रेशर था उसको उन्होंने रिलीज किया। और भारत के लिए इस जो हम जो खेल दिवस मना रहे हैं उसके लिए एक खुशी का अवसर उन्होंने पूरे भारतीयों के लिए दिया। दैट मीन्स एज ए क्रिकेट फैंस वी आर हैप्पी। मैं बात करता हूँ थोड़ा सा भारतीय टीम के। जिस तरह अभी 1-1.5 साल पहले
बीसीसीआई ने अनाउंस किया कि वुमेन्स टीम को भी इसी तरह इसी ग्रेड पे रखा जाएगा। उससे क्या प्रभाव पड़ा है भारतीय टीम वुमेन्स क्रिकेट टीम पे, स्पेशली मैं बात करता हूँ कमल भाई से। जैसा कि बीसीसीआई ने कहा कि मतलब जो पेमेंट है ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड और डी ग्रेड, तो मतलब जो पुरुष टीम को मतलब पेमेंट होती है तो वही पेमेंट वुमेन क्रिकेट के लिए भी उन्होंने की है। तो ये एक बहुत ही अच्छा नजरिया है कि मतलब हम अपने जो महिला खिलाड़ी हैं उनको भी एक बराबर का लेवल देना चाहते हैं। तो ये कह सकते हैं कि खेलों के प्रति, या कहें कि अगर जो भी अब आने वाली जनरेशन है महिलाओं की, तो कम से कम उनके मन में ये रहेगा कि चलो मेरा, अगर मैं इसमें अपना करियर बनाना चाहूंगी तो कोई ज्यादा खतरा नहीं है कि मेरा करियर अच्छा होगा कि नहीं होगा। फिर जैसा कि अब बीसीसीआई ने एक वुमेन आईपीएल की तरह ही तर्ज पर जो महिला कह सकते हैं आईपीएल चालू किया है, तो वो भी मतलब ये है कि जो हमारे दूर दराज के, या कह सकते हैं कि जिनको अभी तक मौका नहीं मिल पाता था, उन महिला खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। निश्चित रूप से महिलाओं को भी एक बराबर और समानता का अधिकार मिलेगा। मैं बात करता हूँ थोड़ा सा, जैसे हम लोग अभी 3 लोग हैं, 3 लोग में ज्यादातर क्रिकेट को पसंद करने वाले लोग हैं। ये हम लोग की थोड़ी सी गलती है। हम लोगों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए सभी गेम को, चाहे वो फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, खो खो हो, चेस हो। तो मैं इस बारे में थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ कमल सर से कि हम भारतीयों की खासकर जो क्रिकेट के प्रति रुझान रहता है, ऐसा दूसरे गेम के प्रति नहीं रहता। तो कैसे इसको चेंज करना चाहिए, कैसे बढ़ावा मिलना चाहिए? ये हमारी गलती है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ और कोशिश ही मैं आगे करूंगा कि सभी गेमों को इक्वली ट्रीट करूं और इक्वली इंटरेस्ट के साथ देखूं। एक तो मैं थोड़ा गवर्नमेंट जो स्कीम है उनसे थोड़ा मैं कह सकता हूँ कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ। फिर एक अपने मीडिया मैनेजमेंट से भी मैं उतना नाखुश हूँ, क्योंकि उन्होंने जैसे कह सकते हैं कि क्रिकेट के लिए उन्होंने तो मतलब बहुत 3-3 घंटे और पूरा मैच चलाते हैं और पूरा लाइव प्रसारण करते हैं। लेकिन एक अगर 70 मिनट या 90 मिनट का हॉकी मैच आप अगर उसकी कमेंट्री नहीं कर पा रहे हैं या फिर लाइव प्रसारण नहीं कर पा रहे हैं, तो उस हॉकी के बारे में जानकारी कैसे मिले? क्योंकि क्रिकेट के बारे में जानकारी जो पहुंची है तो रेडियो के कमेंट्री के कारण आज मतलब उस क्रिकेट को जान रहे हैं। जबकि उस समय ये कह सकता हूं कि रेडियो सुन के लोग जानते थे कि 1 रन 2 रन चौके या छक्के, नो बॉल, ये सब जान गए। और फिर जब टीवी आया तो उनको लगा कि हाँ इस तरह का नो बॉल, इस तरह का सिग्नल होता है एलबीडब्ल्यू का। तो मैं कह सकता हूं कि अगर आप, अब तो हर व्यक्ति के लगभग हाथ में मोबाइल है, तो कम से कम 70 मिनट का आप इतना प्रयास करिए कि अगर 70 मिनट का मैच है हॉकी का, तो उस पर आप लाइव प्रसारण करिए कि लोगों के बीच में जो उसकी जानकारी है। क्योंकि हर मतलब हॉकी का गेम या हर गेम का अपना एक नियम रूल होता है, जब तक उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं रहेगी तो लोगों का इंटरेस्ट उस खेल के प्रति नहीं रहेगा। लेकिन अगर वही जैसे क्रिकेट के नियम हम जानते हैं कि ये नो गेंद होती है, ये वाइड बॉल होती है, तो उस पहले बता देते हैं कि हाँ ये नो बॉल है, ये वाइड बॉल है, या इस पर विकेट मिलेगा। तो अगर ऐसे हम हर गेम का लाइव प्रसारण करेंगे और उसकी जानकारी पहुंचाएंगे, तो जो ना इंटरेस्ट लेने वाले या जो ना देखने वाले हैं वो भी उस गेम को देखना चालू करेंगे और फिर एक ये देखेंगे कि मेरा बच्चे का या मेरा भविष्य इसमें बन सकता है। क्योंकि देखिए क्रिकेट गांव में इजीली अवेलेबल है या मतलब उसकी सुविधाएं हैं, तो उसके कारण मतलब आपके मोहल्ले या हर खिलाड़ी, आपके मोहल्ले में हर क्रिकेट का खिलाड़ी कुछ ना कुछ खिलाड़ी हैं। तो ये हमारा एक रिक्वेस्ट है, सजेशन है और शिकायत भी है कि इस बात पे विशेष ध्यान दिया जाए कि सभी का बराबर प्रसारण हो, सभी को उतनी लोकप्रियता मिले जिससे कि सभी गेम्स और स्पोर्ट्स में सबका इंटरेस्ट बढ़े और उससे अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकले और हमारा देश कई विश्व में हमारा नाम हो, भारत का नाम हो। जैसे फुटबॉल में हमारा कोई ज्यादा अस्तित्व नहीं है तो उसको बढ़ावा मिले, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, हॉकी है, इन सब चीजों में। जबकि हॉकी में हमने कितना अच्छा काम किया है, इसीलिए आज हम स्पोर्ट्स डे मना रहे हैं एक व्यक्ति के रूप में, ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में। और कुछ किस्से हैं ध्यानचंद के ऊपर, तो आप कुछ मुझे बयां करिए या फिर अभी हम लोग धीरे धीरे इस कार्यक्रम के अंतिम की ओर जाएं।
अब जैसा कि मैं ध्यानचंद के जीवनी के बारे में जानता हूं, तो एक कहते हैं कि जब उन्होंने 1922 से और 1926 के बीच में जो गेम हुआ, तो 1926 में उनको पहली बार न्यूजीलैंड में विदेशी दौरे पर जाने का मौका मिला और वहां पर न्यूजीलैंड के दौरे पर 21 मैच हुए, जिसमें उनकी इतनी गजब की प्रैक्टिस थी कि उन्होंने 18 मैच जीते, 2 मैच हारे, दो मैच ड्रा किए और 1 मैच हारा। ये कह सकते हैं कि प्रैक्टिस इतनी कर दो कि सामने वाले को डर हो जाए कि ये बंदे को हम नहीं हरा सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि वहीं से जो कहते हैं कि हॉकी का जादूगर, तो उस 21 मैचों की वजह से इनको वहां के अखबारों ने हॉकी का जादूगर कहा। और यहीं पर न्यूजीलैंड में ही इनकी हॉकी स्टिक तोड़ के देखी गई कि इन्होंने क्या किया है। लेकिन उनके हॉकी स्टिक में वो जादू नहीं जो उनके प्रैक्टिस में जादू था। तो मैं जो तैयारी कर रहे हैं लोगों से एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि प्रैक्टिस इतनी कर लो कि सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हो जाए तो ये न लगे कि यार मैं बाहर हो जाऊंगा। उस एक क्वेश्चन की तैयारी ना करके जो जितने क्वेश्चन में आपका सिलेक्शन हो उस क्वेश्चन के उन क्वेश्चनों की तैयारी करें। फिर एक किस्सा मुझको याद आता है 1928 का, जब एम्स्टर्डम में ये थे, तो वहां पर इनका मैच हुआ। तो वहां पर इनको वहां के अखबारों ने कहा कि हॉकी का जादूगर आज खेला है और हॉकी के जादूगर के आसपास हॉकी खेली है, ये नाम दिया। फिर 1932 का किस्सा याद आता है मुझको, जब लॉस एंजलिस में थे। तो कहते हैं कि अपने घर में सब शेर होते हैं। तो हमारा जो हॉकी का फाइनल मुकाबला था गोल्ड के लिए, तो हाँ अमेरिका से था। तो अमेरिका वालों कहते हैं कि जब एक सपोर्ट होता है, जैसे आपने 2019 के वर्ल्ड कप में देखा होगा कि जब सपोर्ट होता है अपने घरेलू दर्शकों का तो एक दूसरा ही जज्बा होता है। तो हमारे थोड़े से खिलाड़ी दबाव महसूस कर रहे थे। लेकिन कहते हैं कि अगर आपकी प्रैक्टिस जरूरी है तो ये एक या तो पड़ाव आने से ये नहीं हो जाता कि हम पूरा मैच आ गए। फिर हमने अमेरिका को वहां पर 5-1 से हराया। तो ये कह सकते हैं कि ये प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस अगर अपना बना रहेगा तो चाहे उस समय अमेरिका सुपर पावर हो चुका था, लेकिन हमारे मेजर ध्यानचंद का इतना सहयोग था और उनके भाई रूप सिंह, यहीं पर उनको नाम मिला ट्विंस ऑफ हॉकी। तो जुड़वा नहीं थे लेकिन उनको नाम दिया गया ट्विंस ऑफ हॉकी। तो ये कह सकते हैं कि अगर आपका टीम कॉम्बिनेशन या आपका साथी या सहयोगी अच्छे होंगे तो आप जितनी भी बाधाएं होंगी उनको पार करते जाएंगे। फिर यहीं पर अमेरिका के अखबारों ने छापा कि आज हॉकी ऐसे खेली गई कि जैसे हमारे यहाँ टाइफून आता है। टाइफून मैं बता दूं एक चक्रवात है जो अमेरिका में आता है और वहां पर इतनी तबाही पूरी तीव्र गति से आता है और साफ कर जाता है। तो ये नाम मिला। फिर 36 का जैसे ओलंपिक कहते हैं कि बर्लिन में हुआ, तो वहीं पर नाजीवादी शासक कह सकते हिटलर, जो कि बहुत ही बड़ा उस समय का तानाशाह था दुनिया में उसका नाम। तो वहां पर जब क्रिकेट ये हॉकी हुई तो एक तरफा कह सकते हैं कि एक तरफा ये था कि भारत कैसे जीत सकता है यहाँ जर्मनी में आके। फिर हिटलर ने कहते हैं कि मानसिक दबाव बढ़ाने के लिए पहले 4 दिन पहले एक लोकल मैच करवा दिया। वो मैच प्रैक्टिस मैच, ये कोई शेड्यूल नहीं था, लेकिन भारत की ताकत को जानने के लिए कि इनको कैसे हरा सकते हैं। तो उस मैच में हमारे इंडिया की टीम जो थी हार गई। तो एक मानसिक दबाव बना कि यार जो फाइनल मैच है उससे पहले ही हम हार गए। तो ये एक प्रेशर सिचुएशन थी। फिर जो कहते हैं कि टीम के मैनेजर थे, गुप्ता साहब थे उस समय, पंकज गुप्ता नाम था। तो उन्होंने वो शाहरुख खान की चक दे इंडिया वाली लाइन याद आती है कि ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता है। तो इतनी उदासी, तिरंगा वाली कुछ कहानी यहाँ पर थी, उदासी छा चुकी थी हमारे जो हॉकी के खिलाड़ी थे। तो फिर उन्होंने एक कहते उस समय जो कांग्रेस का झंडा था या कांग्रेस की पार्टी हाँ, तो तिरंगा जो था तो उन्होंने निकाला और उसको लहरा दिया। तो एक जोश जागा कि चलो यार मैं इस देश के लिए खेलता हूँ। वो वो भूल गए कि मैं ब्रिटिश इंडिया से आता हूँ। वो उनको लगा कि मैं अपनी मातृभूमि के लिए खेलता हूँ और उस तिरंगे की बल पर फिर
मतलब जर्मनी को ऐसे हराया कि वहां का जो तानाशाह था वो स्टेडियम छोड़ के भाग गया। तो ये कहानियां मतलब एक वो कहती मतलब आम आदमी को वो प्रैक्टिस करने के लिए कहती हैं कि आप इतना प्रैक्टिस कर लो कि सामने वाला आपसे के उसको देखकर प्रैक्टिस को देखकर डर जाए कि अरे यार इसको कौन रोक सकता है। तो बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी प्रेरक कहानियां ध्यानचंद के जीवन से हमें जुड़ी हैं। उनसे बहुत सारी सीखें हम लोगों को लेना चाहिए। किस तरह वो एक बेहद शानदार और गरीब परिवार में जन्म लेते हैं। कहते हैं गंगा के पानी में हर कोई चंगा हो जाता है। तो वो भी इलाहाबाद से आते थे, इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ साधारण परिवार में, और वो आगे बढ़ते हैं, आर्मी में शामिल होते हैं। आर्मी के बाद वो लगातार अपने आप को प्रैक्टिस में रखते हैं, हॉकी खेलते हैं, 3 गोल्ड जिताते हैं। लास्ट में फिर आर्मी से रिटायरमेंट लेते हैं और उसके बाद फिर उनकी लास्ट में दुखद मौत होती है। तो हमको ये जीवन में बहुत सारा कुछ सिखाता है। तो वीरू भाई, आपके कुछ दिल दिमाग कतरे में कुछ अगर कहानियां, कुछ नॉलेज, कुछ ज्ञान उफान मार रहा है तो आप उसको बयां करिए, क्योंकि आप बहुत देर से आपकी बारी नहीं आई। निश्चित रूप से मैं खेल दिवस के अवसर पर थोड़ा बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से खिलाड़ी रहता है वो उसका जीवन शुरू होता है और अंत में उस तरीके से जैसे ध्यानचंद जी का जीवन समाप्त हुआ, तो उन्होंने कितनी मतलब एक गरीबी से उठ के और एक उच्च शिखर पर वो पहुंचे। तो इसी तरीके से अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उसे अपने दिल में बनाकर रखें और उस मेहनत का, जैसे कमल भाई ने बताया कि प्रैक्टिस इतनी कर दो कि सामने वाला ये कहने पे मजबूर हो जाए कि इसकी जीत तो निश्चित है। तो हमें यही सीख लेना चाहिए कि जैसे मेजर ध्यानचंद जी ने हमें लगातार 3 बार गोल्ड मेडल जितवाया और ऐसी परिस्थिति में जितवाया जिस समय हमारे पास कोई साधन नहीं था। तो ऐसी चीज हमें, अगर कोई काम हम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कोई बाधा है वो हमें नहीं रोक सकती, अगर हम अपने प्रयासों को सही ढंग से करें और अपने काम को जो एक निरंतरता के साथ किया जा सकता है, भले ही हम उसे धीरे धीरे करें, कम कम करें, लेकिन उसके जो स्टेप्स रहते हैं उनको अगर फॉलो करें, किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, तो निश्चित रूप से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बशर्ते हमें कहीं पे कुछ समस्याएं आएंगी, उन समस्या को देखना होगा कि कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही है, किस तरीके से हम इन पे काम कर सके। जैसे ध्यानचंद जी ने अपने जीवन की कठिनाइयों को झेला और हमेशा आगे बढ़ते गए, तो आज हम उनको याद कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी अगर हम ऐसा कुछ अच्छा प्रयास करेंगे। तो उन सफलतम लोगों को देखेंगे, जैसे ध्यानचंद जी हैं, और भी बहुत सारे खिलाड़ी हुए, जैसे सचिन तेंदुलकर है, इमराज है, और आज हम रोहित शर्मा की बात करते हैं। तो इतने बड़े महान खिलाड़ी हैं, उनके जीवन से बहुत सारी चीजें। विराट कोहली आज के सबसे उच्च खिलाड़ी हैं। हाँ, मैं उनका नाम लेना भूल गया, सॉरी। तो जो विराट कोहली हैं, उनसे हम सीख सकते हैं कि किस तरीके से हम दिन प्रतिदिन अपने काम को अच्छे से कर सकते हैं, अपने काम के प्रति जो लगन रहती है उस मेहनत को, उस रुचि को बढ़ा सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार मैं फिर से आऊंगा कमल भाई के पास। थोड़ा सा मैं बात करता हूँ MS धोनी के बारे में कि MS धोनी ने कैसे एक स्पोर्ट को और स्पोर्ट को जो स्पिरिट होती है उसको किस तरह देश में लाए हैं। और मैं कुछ बात करना चाहूंगा कुछ और ऐसे खिलाड़ी कुछ दूसरे गेमों से, जिस तरह फुटबॉल के एक नामी गिरामी खिलाड़ी है जो अभी रिटायरमेंट कुछ दिन पहले लिए थे, तो कैसे वो भारत में स्पोर्ट को स्पिरिट को बढ़ाते हैं। जैसा कि मैं धोनी को जब से डेब्यू किए हैं तब से देख रहा हूं, तो एक वाक्य मुझको नजर आता है कि शायद आशीष नेहरा की बॉल पर कैच छूट गया धोनी से। तो उस पर मतलब जो असभ भाषा कह सकते हैं, अब वो गाली होती है अगर लोकल लैंग्वेज में कहा जाए, तो उसका प्रयोग किया गया था। लेकिन वो खिलाड़ी मतलब वहां से नहीं डिगा। फिर उन्हीं की कप्तानी में आशीष नेहरा जी ने 2011 का वर्ल्ड कप खेला। फिर उसके बाद जब उन्होंने संन्यास भी लिया तो उन्हीं की कप्तानी में संन्यास लिया। तो ये कह सकते हैं कि मतलब आपके सीनियर खिलाड़ी हैं, अगर थोड़ी सी गलती होती है तो एक मानवीय भावना है कि अगर आप गलती करेंगे और आप अच्छा कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ये एक बड़े लीडर की निशानी थी धोनी की कि उनको एक नया मुकाम
तय करना था। तो उन्होंने दिखाया कि अगर मैं यहाँ पर अगर अपने सीनियर से आज इनकी मतलब छोटी सी बात को अपने दिल पर ले लेता हूँ तो शायद मैं उस लेवल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तो उन्होंने उस गलती को स्वीकार किया कि हाँ मेरी गलती है। तो आज देखिए कि उनका इंडिया टीम में नाम होता है कि सबसे ज्यादा जो आईसीसी ट्रॉफी जिताने वाले या अच्छी कप्तानों में नाम होता है कि हाँ एक भारत का ऐसा कप्तान है कि जिसकी चर्चा पूरे विश्व में होती है। और सुनील छेत्री, जिनका मैं थोड़ा सा नाम लेना चाहता हूं, उनके बारे में आप क्या बताएंगे दर्शकों को? सुनील छेत्री एक बढ़िया फुटबॉलर हैं और उन्होंने मतलब तीसरे नंबर के ऐसे खिलाड़ी हैं कि जो सबसे ज्यादा गोल किए हैं इंडिविजुअल के तौर पर। तो ये अपने देश की कमी है कि मतलब इतना अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी मतलब हम फुटबॉल को उस स्तर तक नहीं पहुंचा सके जहां तक वो फुटबॉल पहुंच सकता था। फिर मैं एक छोटा सा संदेश अपने आपके दर्शकों को देना चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से कि जैसा कि इस बार नीरज चोपड़ा और मनु भाकर की चर्चा ज्यादा थी और हमारे मेन स्ट्रीम के मीडिया ने क्या दिखाया कि नीरज चोपड़ा और मतलब मनु भाकर की शादी होने वाली। तो आप और जो खिलाड़ी चौथे नंबर पर या पांचवें नंबर पर फिनिश किए उन पर आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। सिर्फ आपको क्या दिख रहा है कि जो गोल्ड जीत रहे हैं या जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उनके आपकी शादी की चर्चा क्यों करने लगे। आप ये देखिए कि जो 28 में ओलंपिक होगा या जो अब बड़े इवेंट होंगे उसके लिए हमारी सरकार या हमारे खिलाड़ी कितने तैयार हैं। जो कसर रह गए उसकी तैयारी नहीं, आप उनकी शादियों की मतलब एक जो गोल्ड और आ सकता है या अच्छे और ज्यादा मेडल आ सकते हैं आप उन पर मतलब अभी से दबाव बनाने लगे हैं। और आप मेन स्ट्रीम मीडिया की मैं थोड़ी बेशर्मी कहना चाहूंगा कि आप एक खिलाड़ी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं। उनकी मर्जी है कि वो कब शादी करेंगे। आप अगर ये थोड़ा सा छोड़ के अगर जो गलतियां थी इस बार या जो कमियां थी उन पर चर्चा करें तो शायद हम बेटर कर सकते हैं और सरकार उस पर और ध्यान दे सकती है कि अब क्या कर सकते हैं। जैसे मैं एक न्यूज चैनल के एंकर का देखा था, जैसे विनेश फोगाट जब डिस्क्वालीफाई हो गई थी तो उन्होंने कहा था कि मतलब अगर आप एग्जाम में फेल हो गए तो आप ये कहेंगे कि मतलब मैं फेल हो गए तो पूरी सरकार की गलती है। तो ये उनकी मैं मानता हूं कि थोड़ी सी गलती थी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने तैयारी तो अपने उस एग्जाम की थी। अब उस एग्जाम में उनको सफलता नहीं मिली तो आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने उसके लिए मेहनत नहीं की थी। और फिर आप जानते हैं कि 100 ग्राम से चुके हैं, डिस्क्वालीफाई हुए। तो आप सोचिए कि उन्होंने कितना सेक्रीफाई किया होगा वहां तक पहुंचने के लिए। तो आप ये एग्जाम की और उस खेल की अगर तुलना करेंगे तो फिर मतलब आप भी कहीं ना कहीं गलतियां किए होंगे तो आपकी भी आलोचना होनी चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि खेल और पढ़ाई जो है दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन एक दूसरे की तुलना करेंगे तो कहीं ना कोई किसी की गलती निकलेगी। इसलिए तुलनाएं करना छोड़िए और मतलब जो कमियां हैं, जैसे मैं उड़ीसा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो हमारी यहाँ की लगातार 2 बार ब्रॉन्ज मेडल जीती है। तो मैं सबसे ज्यादा नवीन पटनायक का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक विश्व स्तर का जो मतलब माहौल होता है या जो स्टेडियम की रिक्वायरमेंट होती है उसको दिया है। तो अगर मैं सभी राज्य सरकारों से या भारत सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो अगर मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पूरा लेकिन एक खेल को आप अपने पर्टिकुलर स्टेट के लिए समर्पित कर दें कि मेरे स्टेट में ये खेल होगा। जैसे उड़ीसा ने हॉकी के लिए किया है तो हमारे मतलब ये कह सकते हैं कि अगली बार ये जो 6 मेडल हैं ये कहीं 20 या 22 पे जाके समाप्त होंगे। तो बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे किस्से हैं, क्योंकि स्पोर्ट की दुनिया एक समंदर है। इसमें जितना भी डूबते जाएंगे आप उसके अंदर समाते जाएंगे, उसके बाद यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं। जिस तरह हम लोग देख रहे हैं, बैठे बैठे हम लोग को 44 मिनट हो गए और हम लोग को अभी ये लग रहा है कि यार हमारी तो कहानी बहुत सारी अधूरी रह गई। विराट कोहली छूट गए, सचिन तेंदुलकर छूट गए, शिखर धवन छूट गए, पीवी सिंधु और पीटी उषा, बहुत तमाम खिलाड़ी छूट गए, गगन नारंग छूट गए। लेकिन हम सभी की चर्चा इस इवेंट में नहीं कर सकते हैं, कभी बाद में करेंगे। बहुत सारे मैं सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स पर्सन को धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके माध्यम से, जिनके कारण हम सभी मोटिवेट होते हैं और खेलों के प्रति हमारी रुचि जागृत होती है, जिससे हम फिट रहते हैं और अपने आप को स्वस्थ रखते हैं और जिसके तहत हम लोग मानसिक दबाव
शारीरिक टेंशन इस सब से मुक्त होते हैं। तो सभी स्पोर्ट्स पर्सन का मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी लोग जो स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सभी लोग एक स्पोर्ट्स को खासकर इंडिविजुअली और एक टीम गेम को जरूर अपनाएं और आगे बढ़ें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।